हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। एम्बिशन साइंस कैंपस में आपका वापस स्वागत है। मैं समीर खान आपका स्वागत करता हूं। हमने कल नील्स बोर का एटॉमिक थ्योरी पढ़ी। नील्स बोर ने रदरफोर्ड का नियमों का खंडन करने के लिए उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, नील्स बोर का सिद्धांत। उन्होंने उसमें कोशों को दिखाया। कोश ऑर्बिट के रूप में होते हैं, कितने कोश होते हैं, क्या होता है, इसके मध्य में क्या होता है, इसके मध्य में नाभिक होता है। नाभिक जो होता है वो हमारे यहाँ पर उसके चारों तरफ कोश जो उपस्थित होते हैं उनके नाम दिए गए KLMN। फिर उन्होंने बताया KLMN में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए किस फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है, जिसे हम 2n² कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? 2n²। इसका प्रयोग करके इन्होंने इलेक्ट्रॉन भरना सिखाया। जो 2n² में जो n होता है वो n होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ओके, तो यहाँ पर जो कोश की संख्या है उसी को हमने n माना है। के में n कितना? 1, n 2, n 3, n 4। अलग अलग कोशों के अलग अलग नाम हैं। उन्होंने उसके लिए 2n² फार्मूला यूज़ करने के लिए के लिए क्या किया? 2 इंटू n की जगह रखा पहला ऑर्बिट का नाम 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू 1 इंटू 1 क्या आया? 2। मीन्स इस पहले कोश में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2 भरे जा सकते हैं। L के लिए 2 का 2 इंटू 4 किया 8, मतलब दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 8। M के लिए कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 18। और N के लिए कितने भरे जा सकते हैं? 32। तो इनमें अलग अलग सिस्टम से इलेक्ट्रॉन भरेंगे। लेकिन इन्होंने जो फार्मूला बताया वो उन्होंने नील्स बोर ने सारे इलेक्ट्रॉनों के लिए बताया, लेकिन इसमें जो फार्मूला अप्लाई हुआ वो 20 नंबर तक के तत्वों के लिए हुआ। कितने नंबर तक के लिए हुआ? 20 नंबर तक। वो कैसे हुआ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये कल हमारा यहाँ पे नीचे रह गया था, इस वजह से मैंने वापस इसको लिखा है और आपको दोबारा बताया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि नील्स बोर ने कैसे इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था की। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। आप ये जानते हैं कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी, उस आवर्त सारणी में जो हमने इलेक्ट्रॉन पढ़े हैं, जो हमने तत्व पढ़े हैं, वो तत्व हमने हाइड्रोजन से शुरू किए हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो हम यहाँ पे पढ़ते आए हैं और 9th क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है। 9th क्लास में भी इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए ये जो चैप्टर है यों का यों नील्स बोर तक वैसे का वैसा है, रिपीट है। 9th क्लास में था, ये आप भी जानते हैं, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है उन्हें कैसे इलेक्ट्रॉन भरना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ी सी क्लास उसके लिए। सबसे पहले नंबर पे हाइड्रोजन आता है। क्या आता है फ्रेंड्स? हाइड्रोजन कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे। तो प्रोटॉन कितना? 1। इलेक्ट्रॉन कितना? 1। ओके, इलेक्ट्रॉन भरने का सिस्टम हमारे सामने है। यहाँ पर मैं आप पहले बता चुका हूँ कि यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा 2 8 8। ओके, कितने नंबर तक? 20 नंबर तक, 20 नंबर। ओके, 20 नंबर मैं आपको लिख देता हूँ पहले। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियॉन। इतना ही लिखूंगा। ओके गाइस, हाइड्रोजन में प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन भी 1, ये फिक्स है। मीन्स जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। हमें वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरना सीखना है। ओके गाइस, तो अब इलेक्ट्रॉन भरें कैसे? मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2 8 8। ओके, अब देखिए, सबसे पहले एक बात कहिए, सबसे पहले पहला कोष बनेगा या लास्ट वाला कोष बनेगा? पहला कोष बनेगा, इसलिए हमने सबसे पहले कोष बनाया पहला। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, पहला कोष बनाया। ओके गाइस,
इस पहले कोश में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं? 2। सीधी सी बात है, ये K है, ये L है, ये M है, जो N लास्ट में है उसमें 2 है, तो हो गए टोटल 20। ओके गाइस, अब देखिए कितने भरे जा सकते हैं? 2। हमें भरने कितने हैं? 1। तो हम 1 आराम से भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन या नहीं? भर सकते हैं। हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर दिया। ओके, हीलियम में प्रोटॉन कितना? 1। इलेक्ट्रॉन कितना? प्रोटॉन कितना? 2। इलेक्ट्रॉन कितना? 2। तो हम वापस एक ही कोश बनाएंगे। इस कोश में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा? 1 और 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2। हाँ या ना? भरे जाएंगे। तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब अब ये जो कोश है, ये जो ऑर्बिट है, वो कंप्लीट है या नहीं? कमेंट्स बॉक्स में जाके बता दीजिए। ओके, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। तो प्रोटॉन कितना? 3। इलेक्ट्रॉन कितना? 3। ओके, अब यहाँ पर वापस हम कोश बनाएंगे इनके लिए। तो पहला कोश बनाया, पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे? 2। कितने? 2। आगे अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा या नहीं बचा? 1 इलेक्ट्रॉन बचा। जब 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो क्या होगा? हमें अगला कोश बनाना है। क्या बनाना है? अगला ऑर्बिट। क्यों बनाना है? क्योंकि इस कोश की जो कैपेसिटी थी वो 2 की थी, वो ख़त्म हो गई। अब उसमें एक्स्ट्रा ना तो भर सकते हैं ना निकाल सकते हैं। अब भर नहीं सकते तो सीधी सी बात, अगला कोश बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे K के बाद L है या नहीं? K के बाद L है या नहीं? है ना? तो ये जो K के बाद L है, इसको देखते हुए दिखना है। तो K तो ख़त्म हो गया, अब L में जाना है। तो कितना इलेक्ट्रॉन डालूँ इसमें? 1। बेरिलियम में प्रोटॉन कितने? 4। इलेक्ट्रॉन कितने? 4। तो देखिए पहला कोश इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो अब दूसरा बनाएंगे तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? हाँ या ना? बोरॉन में प्रोटॉन कितना? 5। इलेक्ट्रॉन कितना? 5। तो पहला कोश 2 का, दूसरे में कितने भरे जाएंगे? 1, 2 एंड 3। ओके गाइस, कार्बन में प्रोटॉन कितने? 4। इलेक्ट्रॉन कितना? 6। ओके, तो प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6। पहला कोश 2। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 3 एंड। इस प्रकार आपको यहाँ तक चलते जाना है। ओके, अब वैसे ही जो नाइट्रोजन है इसमें 7 है, तो पहले कोश में 2 और दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5। 5 और 2 7। दूसरा देखो हम हटा क्यों नहीं रहे? दूसरा ऑर्बिट इसलिए नहीं हट रहा क्योंकि वह जब तक कितने इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए, लास्ट 8, जब तक हम तीसरा कोश नहीं बना सकते। ओके, ऑक्सीजन में कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2 8। 8 नंबर हो गया। ओके, 9 फ्लोरीन है, तो इसमें देखो कितने आएंगे? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आएंगे ना? तो यहाँ पे हमने 7 इलेक्ट्रॉन डाले। इसके बाद नियॉन 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखो यहाँ पर नियॉन में जैसे ही हमने भरा आगे, नियॉन के 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट में कंप्लीट हो गए। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट तो कंप्लीट था ही, सेकंड भी कंप्लीट हो गया। ओके गाइस, अब सेकंड भी कंप्लीट हो गया, तो अब जो इसके बाद में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो कहाँ भरे जाएंगे? आगे वाले तत्व में, आगे वाले एलिमेंट में। और आगे वाला कौन है?
तो 11 नंबर पे क्या आएगा? सोडियम। क्या आएगा? सोडियम। तो इलेक्ट्रॉन कितने? 11। तो यहाँ पर पहला कोष 2 का और दूसरे कोष में 8 हो ही गए, हाँ या ना? तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? तीसरा कोष। क्या बनाएंगे? तीसरा कोष। और तीसरे कोष में डालेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। ओके। तो यहाँ पर सोडियम में जो हुआ, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन थे, उन्होंने 3 कोष बनाए। पहला कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक, पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने हो गए? 2, 8, 10 और 1 11। वैसे ही 11 के बाद में आप 15 तक करिएगा। मैं 16वां लेता हूँ। 12, 13, 14 और 15, इन चारों का आपको निकालना है और आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ओके गाइस, तो आप डायरेक्ट इस वे में आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल के दीजिएगा। उसके बाद में 16 नंबर पे क्या आया? सल्फर। क्या आया? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। ओके। तो सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करेंगे? पहले 2 और 8 10। ओके। अब तीसरा बनाएंगे। तो तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 1 2 3 4 5 भर दी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसके पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 6। तो टोटल कितना हो गया? तो ये है Kl। ओके गाइस, इसके बाद हम सीधे 18 पे आते हैं। 18 पे आता है आपके आर्गन। अब पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2 3 4 5 6 7। तो देखो ये जो 18 नंबर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया? 2 8 8। और हमारे जो लास्ट में यहाँ पे नियॉन था, यहाँ पर आया था 2 8। मीन्स जब लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे ना तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और ना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ओके, ना इलेक्ट्रॉन लिया जा सकता है, ना इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, आगे बढ़े। ठीक है, इसमें अब बात आती है कि नील्स बोर ने ऐसा क्यों किया। इन्होंने इसको इसलिए किया क्योंकि नील्स बोर का मानना ये था कि परमाणु का जो केंद्र होता है, परमाणु का जो सेंटर होता है, वो क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। परमाणु का सेंटर क्या कहलाता है? नाभिक, जहाँ पे पॉजिटिव आयन होता है, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि समस्त धनावेश केंद्र में स्थित होता है। किस में स्थित होता है? केंद्र में। तो यहाँ पर उसको क्या नाम दिया गया? नाभिक। फिर उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, लेकिन प्रत्येक तत्व की जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो एक निश्चित कक्षा में होती है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की जो चक्कर होता है ऑर्बिट में, वो एक निश्चित कक्षा में होता है। उस निश्चित कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों का चक्कर होता है वो रेगुलर अपनी ऊर्जा उसी कक्षा में लगाए रखता है। ना तो उसमें ऊर्जा का नाश होता है, ना ऊर्जा का सृजन होता है। ओके, तो वहाँ पर ऊर्जा लगातार एक कक्ष में, एक ही कोष में चलती रहती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर हम देखें कि जो K है वो नाभिक के ज़्यादा पास में है, L नाभिक से डिस्टेंस बनाए हुए है, M नाभिक से और दूर जा रहा है और N नाभिक से ज़्यादा दूर जा रहा है। ये
ये तो देखो जैसे जैसे n बढ़ रहा है वैसे 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 नाभिक से कोशों की दूरी बढ़ती जा रही है। कोशों की दूरी बढ़ेगी तो ऊर्जा के मान में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। ऊर्जा के मान में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है लगातार इन कक्षाओं में अपना चक्कर लगाते हैं, लेकिन ऊर्जा नष्ट नहीं होती। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो बाहर से ऊर्जा ग्रहण करता है, अवशोषित करता है, तब वो उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। लेकिन जब वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो इलेक्ट्रॉन तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। क्या करता है? ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। लेकिन कभी भी वो इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरता नहीं है। और इसी का खंडन करने के लिए नील्स बोर ने ये ऑर्बिट बनाए। उन्होंने बताया कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा। ओके गाइस, तो ये जो बात है ये मैंने आपको बताई, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग थी, क्योंकि हम क्या करते हैं डायरेक्ट नील्स बोर की थ्योरी पढ़ी। नील्स बोर ने हाइड्रोजन को स्पेक्ट्रम समझाने के लिए उन्होंने ये सिद्धांत दिया, लेकिन हम उसको यही नहीं देख पाते कि 2n² का फॉर्मूला यूज़ कैसे होता है। ठीक है, नील्स बोर ने 2n² का फॉर्मूला दिया तो उसको कुछ करने के लिए दिया होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, नील्स बोर ने लिखा, नील्स बोर की विवेचना की, नील्स बोर ने गुणधर्म बताए और नील्स बोर ने हमें जैसा बोला वैसा हमने। अब बुक में तो ऐसा है नहीं, बुक में इलेक्ट्रॉन भरना नहीं बताया है। इस चैप्टर में टॉपिक के तुरंत बाद ख़त्म कर दिया। लेकिन हमें खुद ये समझना चाहिए कि यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं 2n² का फॉर्मूला क्यों आया, किसके लिए आया, इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर क्यों लगाते हैं, ऊर्जा का नाश होता है या नहीं होता है, अवशोषण होता है या उत्सर्जन होता है, ठीक है, नाभिक से दूरी बढ़ती है या घटती है। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमें 2n² का फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमें तत्वों में इलेक्ट्रॉन भरना भी तो आना चाहिए ना। हमें इलेक्ट्रॉन का पता नहीं चलेगा भाई हमने हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों डाला, 2n² के फॉर्मूले से। हमने यहाँ पर 2 कोष क्यों बनाए, हमने यहाँ पर 3 कोष क्यों बनाए, 3 कोष बनाए जो बनाए, लेकिन लास्ट में पूरा कोष भर कैसे गया, तो ये कहाँ से आएगा, 2n² फॉर्मूले से आता है। किसके फॉर्मूले से आता है? 2n² फॉर्मूले से आता है। ओके गाइस, तो इसको आप एक बार उतार लीजिएगा पॉज करके, फिर मैं आपको समझा दूंगा। नील्स बोर में फिर कमियां भी रहीं। ठीक है, नील्स बोर ने कमियां भी क्या रहीं कि नील्स बोर 20 नंबर से आगे के तत्वों को नहीं समझ पाया 2n² से, क्योंकि वहाँ पर बीच में संक्रमण श्रेणी के तत्व आ जाते हैं। आपने आधुनिक आवर्त सारणी देखी है कि वहाँ पर डी जो डी श्रेणी के तत्व हैं, संक्रमण श्रेणी के, जो स्कैंडियम से शुरू होते हैं, स्कैंडियम वाला जो ग्रुप है, स्कैंडियम वाला पीरियड, वो ऐसे चलते हैं तो स्कैंडियम वाले क्या है बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं इस पूरी सारणी को। इसलिए वहाँ पर रोकने के लिए उन्होंने 20 तक ये फॉर्मूला अप्लाई किया, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉनों को भरने का सिस्टम समझा। ओके, अब बात आती है इलेक्ट्रॉनों को भरने से सीखा क्या हमने। तो इलेक्ट्रॉनों के भरने से एक चीज़ बहुत अच्छी समझ में आती है कि इन पूरे इलेक्ट्रॉनों को भरने का जो सिस्टम है, इसके द्वारा किसको समझा जाता है, संयोजकता, जिसे कहते हैं वैलेंसी। क्या कहते हैं? वैलेंसी। और इस वैलेंसी के आधार पर हम तत्वों को आपस में जोड़ना सीखते हैं, जोड़ना कैसे सीखते हैं वही मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जोड़ना कैसे सीखते हैं। जोड़ने के लिए सबसे मेन चीज़ आप ये जानते हैं कि जो परमाणु है वो धातु भी हो सकता है और अधातु भी हो सकता है। ओके, मेटल और नॉन मेटल, इंग्लिश में लिख देता हूँ, मेटल एंड नॉन मेटल, दोनों चीज़। अब बात ये आती है कि हम यहाँ मेटल नॉन मेटल से समझें क्या। तो देखो, जब भी कोई कंपाउंड बनता है, यौगिक बनता है, उस यौगिक को बनाने के लिए टीचर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख दिया H2, डायरेक्ट जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ठीक है,
मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसको मिटा देता हूँ एक बार। इन सबको एक बार गौर से देखिएगा, इन सबको गौर से देखो। ये H2O है, इसमें हाइड्रोजन 2 हो गई, एक ऑक्सीजन। इसमें CO2 है, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2। इसमें नाइट्रोजन के बाद में 3 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ ये धातु है, मेटल है, यही मेटल है, यही मेटल है। इसने धातु के साथ बनाया MgO, इसने धातु के साथ बनाया Na2O और इसने बनाया Al2O3। तो कैसे यूज हो, ठीक है। ये जो फॉर्मूले बनते हैं, ये फॉर्मूले सीधे किसकी देन है? नील्स बोर। किसकी देन है? नील्स बोर की। क्यों? क्योंकि नील्स बोर ने ही हमें इलेक्ट्रॉन भरना सिखाया और बाह्यतम जो एक्सटर्नल ऑर्बिट होता है, जो बाह्यतम कोश होता है, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजकता कहा जाता है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सटर्नल ऑर्बिट विच कॉल्ड्स वैलेंसी। इंग्लिश में ये बोलते हैं। तो ये जो वैलेंसी है, वो वैलेंसी आई कहाँ से? वो यहीं से आई। ओके गाइस, तो वैलेंसी के आधार पर हम ये देखते हैं। अब मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे संयोजकता निकालना सिखाऊंगा मैं, इसी आवर सारणी में सिखाऊंगा। जब आपका टॉपिक आएगा संयोजकता, वो मैं आपको समझा दूंगा। देखिए एग्जांपल के लिए मैं ये 3 लेता हूँ, ओके, मैं तीनों लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ। बस आप ध्यान रखिए, ये जो MgO है, इसमें कितने तत्व हैं? 2। एक तो मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन। हमने लिखा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग अलग। ओके गाइस, मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे। और ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है। मैग्नीशियम जो 12 नंबर पे है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 8 2। ये सीख जाएंगे आप, आगे करेंगे अच्छी तरह इसको। मैंने जैसे समझाया है वैसे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2 8 2। और इसका कितना है? 2 और 6। ओके। नील्स बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं। क्या पूर्ण करना चाहते हैं? अष्टक। देखिए, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दे अपना, तो इसका अष्टक पूरा है। इसके 2 मतलब जो 2 ऑर्बिट है वो फुलफिल हो जाएंगे। ये 2 ले ले, इसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्बिट में कितने हैं? 6। और कितने चाहिए? 2। तो देखो 2 देगा, तो कितनी वैलेंसी आई? +2। ये मैं समझा दूंगा कैसे आई। +2। और इसको 2 चाहिए, तो वैलेंसी कितनी आई? -2। क्रॉस किया, कितना बचा? 1 और 1। अब इनका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या बनेगा? देखो, Mg को 1 से करोगे तो Mg और O को 1 से करोगे तो बताओ क्या सूत्र बना, क्या फॉर्मूला बना? MgO। वैसे ही Na2 कितने तत्व हैं? 2। एक है Na और एक है O। ओके। अब सोडियम कितना? 2 8 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी? +1। और इसको कितना? 2 6। तो इसकी वैलेंसी -2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। Na को जब 2 से किया तो 2 और O को 1 से किया, ऐसे आया। फिर देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको बनाना है तो एल्यूमिनियम और ये ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, ऑक्सीजन की -2। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या हुआ? करो Al2O3 Al2। अब ये चीज़ें क्यों आवश्यक है? क्योंकि आपके जो केमिकल रिएक्शंस हैं, उन केमिकल रिएक्शन में एडिंग, ओके, और क्या कहते हैं उसे,
वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इन सब में या तो आपको सिंगल एलिमेंट चाहिए, या मॉलिक्यूल चाहिए, या कंपाउंड चाहिए, या मिक्सचर चाहिए। वो सब बनेंगे कैसे? वो इसी फॉर्मूले से बनेंगे। किससे बनेंगे? इसी फॉर्मूले से। और 10th क्लास में 30 नंबर तक जो एलिमेंट्स हैं उनको ही याद करना आवश्यक है, नेसेसरी है। उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक दो तत्वों को छोड़कर, एक दो एलिमेंट है उनमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, वो एक्सटर्नल आ जाते हैं, इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो कुछ ज़्यादा ही दिमाग यूज करते हैं या अच्छा दिमाग है उनमें पढ़ने की कैपेसिटी, वो एक्स्ट्रा खूब 114 तक याद करो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमें यहाँ पर ये चीज़ कैसे आई रटनी नहीं है, हमें वो फॉर्मूला अप्लाई करके देखना है ये चीज़ आई कैसे। और वो आएगी कहाँ से? संयोजकता से। और संयोजकता कब निकलेगी? जब हमें नील्स बोर का इलेक्ट्रॉन भरने का सिस्टम पता होगा। और नील्स बोर का सिस्टम जब पता होगा तो वहाँ पे एक्सटर्नल ऑर्बिट में जब हमें एलिमेंट में जब एक्सटर्नल ऑर्बिट में हमें जब इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन उस एक्सटर्नल ऑर्बिट में वो दे रहा है या लेगा, उसके आधार पर हमें क्या निकालनी होती है? संयोजकता, जिसे हम कहते हैं बैलेंस। और उसका मैंने एग्जाम्पल आपको बेस्ट तरीके से बता दिया। क्यों आवश्यकता पड़ी इसकी? क्योंकि हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है और सोडियम ऑक्साइड बनाना है। तो बच्चे क्या करते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया और सोडियम ऑक्साइड लिख दिया, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिख दिया, कैल्शियम ऑक्साइड लिख दिया। क्या ये सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि इनका बनाने का तरीका अलग अलग है। क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? संयोजकता के ऊपर। ओके गाइस, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज की जो हमारी क्लास थी वो मेनली इसके लिए ही थी, ताकि आपको ये समझ में आए कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, नील्स बोर की थ्योरी क्या है, नील्स बोर ने किस चीज़ को बताया, नील्स बोर ने क्या कहना, नील्स बोर ने रदरफोर्ड के नियमों का कैसे खंडन किया कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, ठीक है। ऊर्जा ग्रहण करता है तो उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, ऊर्जा को उत्सर्जन करके निम्न स्तर में आता है, लेकिन नाभिक में गिरता नहीं है, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा का नाश करता नहीं। अतः नील्स बोर को इस इलेक्ट्रॉन भरने के सिस्टम का जनक माना जाता है, और उन्होंने रदरफोर्ड के नियमों की अच्छी तरह से खंडन किया और उन्होंने उसको सिद्ध भी किया। लेकिन खुद ही आगे 20 नंबर से आगे के तत्वों को इलेक्ट्रॉन भरने का सिस्टम नहीं समझा पाए, इसलिए ये नियम भी थोड़ा सा फेल हो। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। और मस्त रहें, मनोरंजन करते रहें, एंजॉय करें, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम अभी पढ़ने के लिए निकालें। और आप, मैं नहीं कह रहा कि मेरा ही, लेकिन अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, पढ़ने में सही लगा, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर करें और लाइक का बटन दबाएं। ओके ओके गाइस, गेट वेल सून एंड वी विल मीट अगेन टुमारो। ओके।